एवरीवन, मेरा नाम है किशन और आप सभी लोगों का चैनल जी कॉन्सेप्टिफाई पर स्वागत है। बहरहाल हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेट थ्योरी के बारे में। आज हमारा ये लेक्चर नंबर 2 होगा। जो भी हमारे प्यारे भाई ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं, मैं आपको यही सजेशन देना चाहूँगा कि आप लेक्चर नंबर 1 ज़रूर देख लेना, क्योंकि अगर तुम लेक्चर नंबर 1 देख लोगे ना तो तुम्हें ये लेक्चर नंबर 2 है ना बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आएगा, है ना। तो मेरे भाई प्लीज़ तुम लेक्चर नंबर 1 देख करके आना, ठीक है। तब तुम लेक्चर नंबर 2 को तुम बहुत आराम से देखोगे ना, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स होंगे ना तुम्हें समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो देखो बताओ, एक चीज़ की मैंने लेक्चर नंबर 1 में क्या डिस्कस किया था। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि सेट क्या होता है। फिर मैंने तुम्हें बताया था कार्डिनल नंबर के बारे में, बताया था कि कार्डिनल नंबर क्या होता है। फिर मैंने कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बताए थे कि फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। इन सारी बातों को हम लोग डिस्कस कर लिए थे। फिर हमने कुछ PYQs भी डिस्कस किया था जेई मेन के, है ना। तो आज भी हम लोग कुछ इसी तरीके से लेक्चर को डिज़ाइन करेंगे। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले ये हम समझ लेते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। आज का हमारा होगा टाइप्स ऑफ सेट्स। अच्छा से थोड़ा एक बार लिख लेते हैं, एक मिनट। टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है मेरे भाई। और दूसरे नंबर पर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, दूसरे नंबर पर हम लोग जो डिस्कस करेंगे ना वो हम डिस्कस करेंगे पावर सेट, ठीक है। पावर सेट, ये जो पावर सेट है ना, इस सेट थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। अगर मैं बोलूँ ना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर पूछा जाए सेट में क्या है, तो वो पावर सेट है, क्योंकि पावर सेट से ही जेई मेन में क्वेश्चंस आते हैं। हम बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आपको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा। आप देखोगे कि हमारे लिए जो पावर सेट है ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में जो मैंने होमवर्क लिया था ना, सबसे पहले उस होमवर्क को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो कोई दिक्कत मुझे नहीं होगा। तो लास्ट वाले क्लास में मैंने जो होमवर्क दिया था कुछ ऐसा दिया था, याद करो कि हमारे पास एक सेट ए था, हमारे पास एक सेट ए था इक्वल्स टू कुछ इस तरह से था कि n सच दैट, कुछ इस तरह से था उसमें कि n सच दैट n³ प्लस 5n² प्लस 2 अपॉन n इज एन इंटीजर, ठीक है। ये दिया था आपको, और आपसे ये कह दिया गया था एंड जो n था वो खुद एक इंटीजर था, याद करो। तो आपसे पूछा गया था, आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कि ए में, सेट ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। तो कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे, इसको ध्यान से समझना। देखो तुम्हें कहा गया कि ये जो पूरा का पूरा जो तुम एक्सप्रेशन देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है एक क्या है, इंटीजर है। ये जो पूरा का पूरा जो यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है, वो पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन एक इंटीजर है, जहाँ पर ये तुम्हें बता दिया गया कि n एक खुद इंटीजर है। तो ऐसा करो, ये जो तुम एक्सप्रेशन देख पा रहे हो ना इसको, क्योंकि देखो ना अल्टीमेटली तुम्हें कहा गया कि ये पूरा का पूरा इंटीजर है, तो जितना इससे हम ब्रेक कर सकते हैं ना उतना हम ब्रेक करके देखते हैं। तो कैसे ब्रेक करेंगे इसको देखना ध्यान से। ये जो तुम्हारे पास एक्सप्रेशन दिया है, एक मिनट देखना, ये जो तुम्हारे पास एक्सप्रेशन दिया है n³ प्लस का 5n² प्लस का 2 अपॉन n जो दिया है, इसको हम ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं n³ अपॉन n प्लस का 5n² अपॉन n प्लस 2 अपॉन n। इस तरह से ब्रेक किया जा सकता है। अब देखो जैसे ही इसे मैंने ब्रेक किया, अब देखो ध्यान से, तुम्हें ये समझ में आ जाएगा। जैसे ही मैंने इसको ब्रेक किया, इस चीज़ को देखो ऐसे लिख सकते हैं n³ को n², क्योंकि एक n से n कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं 5n प्लस का क्या हो गया, 2 अपॉन n हो गया।
अब तुम देखो कि n खुद क्या था, n जो था वो खुद क्या था आपके पास, n खुद इंटीजर था। तो अगर n खुद इंटीजर है तो n स्क्वायर भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। जैसे 2 अगर इंटीजर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो जो नया नंबर आएगा वो भी खुद क्या आएगा, एक इंटीजर ही तो होगा। जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4, 2 खुद इंटीजर था तो देखो स्क्वायर करने पर 4 आया, तो 4 भी खुद क्या है, एक इंटीजर ही तो है। मतलब n स्क्वायर भी इंटीजर होगा, 5n भी इंटीजर होगा। जब इन सबको हम ऐड कर देंगे तब भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। तो अगर 2/n अगर खुद इंटीजर हो जाए ना, अगर 2/n अगर ये खुद इंटीजर हो जाए तो काम बन जाएगा, है कि नहीं, ये बताओ। अगर ये जो 2/n जो दिया है, अगर ये 2/n अगर ये इंटीजर हो जाता है तो काम बन जाएगा। तो बताओ n की वैल्यू क्या क्या लिख सकते हैं हम, n की वैल्यू क्या क्या हम ले सकते हैं जिससे कि 2/n इंटीजर हो। तो n की वैल्यू अगर हम 2 रख लेते हैं तो 2/2 1 होगा। तो देखो 1 एक इंटीजर है कि नहीं है, मतलब n की वैल्यू 2 रख सकते हैं। ऐसे ये -2 भी रख सकते हैं क्योंकि 2/-2 करेंगे तो -1 आएगा, -1 भी एक इंटीजर है। ऐसे हम 1 भी रख सकते हैं। n की वैल्यू अगर हम 1 ले लेंगे तो 2/1 2 आएगा, 2 भी एक इंटीजर है। ऐसे हम n की वैल्यू क्या ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन में n की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, 4 वैल्यूज पॉसिबल है। और इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि सेट A में जो एलिमेंट है वो n है, जो n इस तरह से कि ये जो एक्सप्रेशन है खुद क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। तुम कह सकते हैं कि जो A की कार्डिनैलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, मतलब A में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो A में जो है वो 4 एलिमेंट होंगे। यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आई होप इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपना आगे टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, तो पहला टाइप है हमारा, आपको समझना है ध्यान से। पहला जो हमारा टाइप है दैट विल बी नल सेट। क्या है, नल सेट्स। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, नल सेट, या फिर इसको हम कहते हैं वॉइड सेट भी बोलते हैं, या फिर इसे हम लोग कभी कभी क्या बोल देते हैं, एम्प्टी सेट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो जो आपका मन है, आप नल सेट भी बोल सकते हो, आप वॉइड सेट भी बोल सकते हो, आप एम्प्टी सेट भी बोल सकते हो। अब नल सेट क्या होता है ये हमें समझना है। अगर मैं जैसे इस तरह से कहूँ कि एक इस तरह से मैं सेट लिखूँ, सेट A इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x + 5 इक्वल्स टू 0, ये दूँ। आपसे ये कहा गया है कि जो x है वो एक नेचुरल नंबर है जो इस प्रकार है कि x + 5 की वैल्यू इक्वल टू 0 है। तो हम ऐसा करते हैं, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया गया है x + 5 इक्वल्स टू 0, ये जो इक्वेशन दिया है इसको सॉल्व करते हैं। तो x + 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -5। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आई है -5, लेकिन यहाँ कहा गया था कि x की वैल्यू वो लेना है हमें जो क्या हो, नेचुरल नंबर हो। तो लेकिन यहाँ पर जो x की वैल्यू आई है वो तो क्या आई है, -5 आई है। क्या ये जो -5 है क्या ये नेचुरल नंबर है, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है। मतलब a के पास कितने एलिमेंट्स आए हैं, मतलब ऐसे कितने नेचुरल नंबर हैं जो x + 5 इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करते हैं। तो हमने देखा है यहाँ पर कोई भी ऐसी x की वैल्यू नहीं आई है, मतलब कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। मतलब इस सेट के पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब इस सेट के पास कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं कर पा रहा है, कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं हो रहा है। तो ऐसे सेट को हम कहते हैं एम्प्टी सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट, मतलब ये खाली है।
मतलब इस डब्बे के अंदर जो है कुछ एलिमेंट नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, खाली है, इसलिए इसे कहते हैं हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं। ठीक है, एम्प्टी सेट को हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे अभी अभी मैंने बताया A इक्वल्स टू ऐसे करके, मतलब कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं रखा है, मतलब कर्ली ब्रैकेट्स केवल दे दिया। या फिर तुम इस तरह से भी दे सकते हो ऐसे करके, जिसको हम लोग 5 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 5 पढ़ते हैं। तो एम्प्टी सेट को हम लोग 5 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अभी अभी मैंने बताया कि एम्प्टी सेट होता क्या है। एम्प्टी सेट मतलब a set which does not contain any element विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, मतलब कि एक ऐसा सेट जो कोई भी एलिमेंट को कंटेन नहीं करता है, ऐसे सेट को क्या कहते हैं हम लोग? ऐसे सेट को कहते हैं हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं। ठीक है, एम्प्टी सेट को कैसे डिनोट किया जाता है? तो अभी अभी मैंने बताया, या तो तुम 5 से डिनोट कर सकते हो, ठीक है, या फिर तुम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हो। इतना बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ। जैसे एक और एग्जांपल मैंने दिया तुम्हें, एक और मैंने एग्जांपल दिया कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 2, ये दे दिया। तो कोई एक ऐसा प्राइम नंबर बताओ जो 2 से छोटा है। तो 2 से छोटा वाला कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, मतलब ये भी कैसा सेट हो जाएगा? ये भी एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। या फिर तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, एम्प्टी सेट मतलब ऐसा सेट जो क्या हो, एकदम खाली हो, डब्बा गोल हो इसका, ऐसे सेट को कहते हैं हम लोग एम्प्टी सेट। अब एक और वर्ड आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? नाम से क्लियर है, सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट जिसके पास एक एलिमेंट हो, कंटेन ओनली वन एलिमेंट। ठीक है, कंटेन ओनली वन एलिमेंट, जो केवल एक एलिमेंट को कंटेन करता है। जैसे एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा a इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x माइनस 3 इंटू x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैंने ये लिखा। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये जो तुम्हें एक्सप्रेशन दिख रहा है इसे सॉल्व करके देखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 3 जो लिखा है इनटू में लिखा है x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x इक्वल्स टू आ जाएगी 3 और कितनी आ जाएगी? -2 आ जाएगी। तो बताओ मुझे, क्योंकि यहाँ पर कहा गया था कि x जो होना चाहिए नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो ऐसा कौन सा x इसमें मिल जाएगा आपको जो नेचुरल नंबर है? तो आप देखेंगे x इज इक्वल्स टू 3, ये एक नेचुरल नंबर है। ये x इज इक्वल्स टू -2, ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहाँ पर इस सेट में केवल और केवल एक एलिमेंट आएगा एंड दैट विल बी कौन? 3। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब चूंकि इस सेट के पास एक एलिमेंट है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग? सिंगलटन सेट कहेंगे। तो जब किसी भी सेट के पास एक एलिमेंट होगा तो उस टाइम पर कहेंगे हम लोग सिंगलटन सेट। आई थिंक इतना तुम्हें बात समझ में आ गया है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एक और सा वर्ड आता है, एक और वर्ड आता है जिसको कहते हैं पेयर सेट। पेयर सेट
नाम से क्लियर है, कंटेन्स टू एलिमेंट। अगर दो एलिमेंट कंटेन करता है इसको क्या कहेंगे हम लोग, पेयर सेट कहेंगे। ठीक है, इतना बात क्लियर है। अगर इतना बात क्लियर है ना तो बता देना भाई, कमेंट में लिख दो कि हाँ इतना बात हमें क्लियर है। अब एक छोटा सा नोट याद रखना, अब छोटा सा नोट यहाँ पर ये बात है, बढ़िया से लिख देता हूँ। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि बताओ ये कैसा सेट है, तो अभी अभी मैंने बताया था कि ये कैसा सेट है, ये एक एम्प्टी सेट है। अभी अभी बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ, बताओ। हाँ बताया, एम्प्टी सेट है, बिल्कुल। मतलब कि यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है, यही मतलब हुआ ना। बोले हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये बताओ ये कौन सा सेट है, तो तुम कहोगे यहाँ पर कि चूंकि यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है, ये देखो कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है। अगर कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है मतलब ये सेट है, और इस सेट के अंदर मतलब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक यहाँ पर दिख रहा है, क्या है यहाँ पर एक दिख रहा है, फाई लिखा है, तो फाई यहाँ पर एक एलिमेंट हो जाएगा इसका। तो जब भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई चीज़ लिखा हुआ है तो वो उसका एलिमेंट का काम करेगा। तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर फाई लिखा है, मतलब इस सेट का जो एलिमेंट है वो खुद एक सेट है। मेरी बात समझ रहे हो, इस सेट का जो एक एलिमेंट है वो खुद एक सेट है। वो कैसा सेट है, एम्प्टी सेट है कि नहीं है। तो इसका मतलब इस सेट के पास कितने एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट है, इसलिए इसे कहेंगे हम लोग सिंगलटन सेट कहते हैं, क्योंकि ये भी एक सिंगलटन सेट ही होगा। क्यों होगा सिंगलटन सेट, क्योंकि इस सेट के पास कितने एलिमेंट्स हैं, इस सेट के पास एक एलिमेंट है, सिंगलटन सेट। ठीक है, बढ़िया। तो ये बात तुम्हें बहुत अच्छे से समझ के रखना है। अच्छा एक चीज़ और मैं तुम्हें पूछूं कि क्या ये जो फाई है, क्या ये फाई इस फाई के इक्वल है, क्या ये जो ये देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, यहाँ पर देखो ये सेट, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगा है मतलब ये सेट है, इस सेट का एक एलिमेंट फाई है और ये एक एम्प्टी सेट है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये अलग अलग चीज़ें है ना। ये तो खाली सेट है, ये एम्प्टी सेट है, और ये एक सिंगलटन सेट है। तो कभी भी सिंगलटन सेट जो है एम्प्टी सेट के इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, जब भी कर्ली ब्रैकेट लग जा रहा है किसी फाई के ऊपर मतलब वो एक सिंगलटन सेट बन जाएगा। ठीक, बढ़िया। और एक ये भी बात याद रखना कि फाई का मतलब ये नहीं होता है कि उसके अंदर जीरो एक एलिमेंट है, ये भी अलग चीज़ है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जीरो आ गया, मतलब कि यह सेट है और इस सेट के पास एक एलिमेंट कौन है, ज़ीरो है। इस सेट के पास कौन एलिमेंट है, ज़ीरो है। अगर मैं पूछूं इस सेट के पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो एक है। इस सेट के पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो ज़ीरो है। तो फाई का मतलब ये नहीं है कि ज़ीरो। ठीक है, ये चीज़ भी तुम्हें ध्यान में रखना है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत कन्फ्यूज़न होता है पहले टाइम पे, फर्स्ट टाइम पर, लेकिन जो मैंने अभी बताया है अगर उसको तुमने बहुत ध्यान से सुना है ना तो तुम चीज़ों को समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर इसमें अभी भी कोई डाउट है तो बताओ, कमेंट में बताओ, मैं ज़रूर बता दूंगा। ठीक है, बढ़िया। ये क्या हो गया, कुछ हुआ नहीं, बस यहाँ पर थोड़ा सा मेरे साथ गेम खेल रहा था। चलो अब एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, समझाओ मुझे। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि द सेट ऑफ
lines, the set of lines which are parallel to the x axis। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि ये एम्प्टी सेट है कि नहीं है। पहले तो ये बताओ कि एम्प्टी सेट है या नहीं है। तो देखो यहाँ पर कहा गया है कि सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो अगर तुम ध्यान से समझ रहे हो कि ये तुम्हारे पास वाई एक्सिस है और ये तुम्हारे पास एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारे पास एक्स एक्सिस है और ये तुम्हारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। तो तुमसे कहा गया कि सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, मतलब वैसे वैसे लाइन हमें बनाने हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो बताओ एक ही लाइन बनेंगे कि बहुत सारे लाइन बन रहे होंगे। तुम कहोगे सर कि बहुत सारे ऐसे लाइन होंगे जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे, तो ये एम्प्टी सेट तो है नहीं। क्या ये सिंगलटन सेट है? क्या एक ही ऐसे लाइन बनेंगे जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे? तो बिल्कुल नहीं। देखो मैंने तो बहुत सारे लाइंस बना दिए, इसका मतलब ये कैसा सेट है? ये एक इनफाइनाइट सेट है। कैसा सेट है ये एक इनफाइनाइट सेट है। अब इनफाइनाइट सेट के बारे में मैंने पहले वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया है, तो ज़रूर उस लेक्चर को तुम देख करके आ रहे हो, तो ये चीज़ें तुम्हें, ये जो लाइन होगा ना तुम्हें समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट आ गए होगे देखने के लिए तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। और हाँ, दूसरी चीज़ कि तुम प्रॉपर नोट्स बनाओ, ठीक है ना। प्रॉपर तुम नोट्स बनाओगे ना तो चीज़ें बहुत दिमाग में रहेंगी, है ना। तुम रिवाइज कर सकते हो उस चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो एक और मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ और उसके बारे में तुम बताना मुझे कि वो फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है। तो एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि द सेट ऑफ letters in the English alphabet, ठीक है। तो तुम बताना इसका आंसर, कमेंट करो भाई इसका आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर भाई तुम कमेंट करो कि क्या होगा। अगर तुम सही कहोगे तो मैं लाइक कर दूंगा, ठीक है। लाइक मतलब कमेंट को मैं कमेंट कह रहा हूँ, आप जो मैसेज क्या बोलते हैं, जो आप कमेंट करोगे ना उसको मैं लाइक कर दूंगा, ठीक है। चलो अब हम डिस्कस करते हैं इक्वल सेट के बारे में कि इक्वल सेट क्या होता है, ठीक है। इक्वल सेट, ठीक है। इक्वल सेट मतलब क्या है? नाम से क्लियर है, बराबर सेट है। बराबर सेट मतलब जैसे अगर तुम देखो कि अगर ए की वैल्यू 1 2 3 है और बी के जगह पर मैंने लिख दिया 3 2 1 लिख दिया, तो देखो यहाँ पर कि जो ए के पास जो एलिमेंट, जैसे देखो यहाँ पर ए के पास 1 एलिमेंट है, 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है ए में। ऐसे देखो यहाँ पर भी 1 जो है वो बी में बिलोंग कर रहा है। ऐसे 2 जो है वो भी ए में है, ऐसे ही 2 जो है वो भी बी में है। जैसे यहाँ 3 ए का एलिमेंट है, वैसे यहाँ पर भी 3 बी का एलिमेंट है। मतलब ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी में है और बी के जितने भी एलिमेंट है वो ए में है। इसलिए ये दोनों जो सेट होगा वो क्या हो जाएगा? इक्वल सेट होगा। और जब भी इक्वल सेट होता है तो इस तरह से डिनोट करते हैं उस चीज़ को, ठीक है। और एक और वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, अब इक्विवेलेंट क्या होता है कि अगर ए के पास, समझना ध्यान से, अगर ए के पास जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है और बी के पास जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, अगर वो दोनों सेम है अगर, तो ऐसे दो सेट को क्या कहते हैं?
ऐसे दो सेट को हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। जैसे मान लो भाई मेरे ए सेट है 1 2 3, ठीक है, और एक और सेट है बी ए बी सी। तो बताओ ए के पास कितने एलिमेंट्स है? 3। ऐसे बी के पास कितने एलिमेंट्स है? 3। तो क्या ए और बी के दोनों के पास जो कार्डिनलिटी है, दोनों की जो कार्डिनल नंबर है, दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है क्या? तो बिल्कुल सेम है। इसलिए ये दोनों सेट क्या हो जाएंगे? इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। ऐसे ही देखो इस क्वेश्चन के लिए देखो, इस ए को देखो और इस बी को देखो। क्या ए की कार्डिनलिटी और बी की जो कार्डिनलिटी है, क्या दोनों सेम है? तो बिल्कुल सेम है। इसका मतलब इक्वल सेट भी इक्विवेलेंट सेट होता है। मतलब एवरी इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट, बट एवरी इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल सेट। ये बात समझ रहे हो ना? क्योंकि इक्वल सेट है मतलब उसकी कार्डिनलिटी सेम है, और अगर कार्डिनलिटी सेम है मतलब वो इक्वल सेट है। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट था, बस मैंने बोल दिया इस चीज़ को। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इस चीज़ में, तो इतना ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं देंगे इस चीज़ पर। ठीक है, अब छोटा सा पॉइंट आता है, छोटा सा पॉइंट तो नहीं है, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड दैट इज सबसेट क्या होता है। सबसेट, ठीक है। अब ये सबसेट को बहुत ध्यान से समझना है तुम्हें कि सबसेट होता क्या। जैसे एक एग्जांपल से तुम देखो, a इक्वल्स टू, मैंने लिखा 1 2 3, और एक और मैंने सेट लिखा b इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। अब मैं तुमसे ये पूछता हूं कि बताओ ए के पास जितने भी एलिमेंट है, जैसे देखो ए के पास कौन एलिमेंट है? 1। तुम खुद से पूछो कि जो 1 है वो तो ए का मेंबर है। अब मैं तुमसे पूछूं कि क्या ये 1 बी का भी मेंबर है कि नहीं है? तो देखो 1 जो है वो बी का भी मेंबर है। ऐसे 2 जो है वो ए का भी मेंबर है, ये जो 2 है वो बी का भी मेंबर है। ऐसे ये जो 3 है ये बी का भी मेंबर है। मतलब ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी के पास हैं, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी के पास है। इसलिए हम कहेंगे, क्या कहेंगे, कि ए जो है वो बी का सबसेट है। ये जो हमने दिया है ना ये सिंबल किसको कह रहा है? सबसेट को बता रहा है। तो जब हम कहते हैं ए सबसेट है बी का मतलब क्या, कि ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो किसके पास है? वो बी के पास है। बात समझ में आ रहा है कि जब हम कहते हैं ए सबसेट है बी का, इसका मतलब क्या है कि ए के हर एक एलिमेंट किस में चले गए हैं? बी में चले गए हैं। ठीक है, तो यहीं पर मैं यही लाइन मैं लिख देता हूं कि इफ, या अच्छे से लिख देता हूं, अ सेट ए इज सेड टू बी, a set A is said to be a subset of set B। ठीक है, if every element of A is also an element of B। ठीक है, और इसको कैसे लिखते हैं? अगर ए बी का सबसेट है तो ए इस तरह से साइन दे देते हैं, तो ये सबसेट का साइन हो गया। ठीक है, तो ये बात तुम्हें समझ में आ गया कि सबसेट का मतलब होगा कि अगर हम कह रहे हैं कि ए बी का सबसेट है, इसका मतलब ए का हर एक एलिमेंट किसके पास चला गया है? बी के पास चला गया है। और जब हम ऐसे लिखते हैं तो इस बात का क्या मतलब हुआ? जब हम इस तरह से लिखते हैं तो इस बात का क्या मतलब हुआ?
इस बात का ये मतलब हुआ, अब यहाँ पर क्या लिखा है, बी लिखा है, तो बी का हर एक एलिमेंट किसके पास चला गया है, ए के पास चला गया है। ठीक है, तो पहला मैंने बताया ए सबसेट है बी का मतलब कि ए का हर एक एलिमेंट बी के पास चला गया है। और जब हम लिखते हैं बी सबसेट है ए का मतलब बी का हर एक एलिमेंट किसके पास चला गया है, ए के पास चला गया है। ये बात समझ में आ गया? बोले बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है मुझे। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ और मैं तुम्हें बता देता हूँ, जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने लिखा था a इक्वल्स टू 1 2 3 लिखा था, और b इक्वल्स टू मैंने लिखा था 1 2 3 4 5 लिखा था। तो अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि बताओ a b का सबसेट है, तो तुमने क्या कहा, हाँ, a का हर एक एलिमेंट किसके पास चला गया, b के पास चला गया। अब मैं तुमसे ये पूछता हूं, अब मैंने तुमसे ये पूछा क्या b a का सबसेट है, मतलब तुम्हें ये देखना है कि क्या b का हर एक एलिमेंट a के पास चला गया है। तो देखो यहाँ पर b का ये एलिमेंट 4 क्या a के पास है, नहीं है। b के पास एक और एलिमेंट है 5, क्या वो a के पास है, नहीं है। मतलब b का क्या हर एक एलिमेंट a के पास है, बताओ ना भाई, नहीं है। इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर कि b इज नॉट अ सबसेट ऑफ a। क्या कहेंगे मेरे भाई कि b इज नॉट अ सबसेट ऑफ क्या, a। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ पहले मुझे। तो अगर सबसेट नहीं है तो काट देंगे, सबसेट होगा तो जैसा था साइन वैसा रहने देंगे। बताओ मेरे भाई, ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो। बिल्कुल भाई मेरे, बहुत अच्छे से क्लियर है। अगर इतने अच्छे से क्लियर है तो एक और लाइन मैं बता देता हूं सबसेट के बाद, जो इसी से मिलता जुलता हुआ लाइन है, दैट इज प्रॉपर सेट। क्या है, प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट क्या होता है मेरे भाई, ध्यान से समझना। ठीक है मेरे भाई, प्रॉपर सेट क्या होता है, प्रॉपर सेट मतलब यही सेम चीज जो अभी मैंने बताया। क्या बताया, ध्यान से समझना, कि जैसे मैंने बोला a इक्वल्स टू 1 2 3 4, 1 2 3 लिखा हूं केवल, b के जगह पर मैंने लिखा 1 2 3 4 5, ये मैंने लिखा। अब मैं तुमसे ये कहूं कि a क्या b का सबसेट है, तो a तो ऑफकोर्स b का सबसेट है। क्यों है a b का सबसेट, क्योंकि a का हर एक एलिमेंट b के पास है। यहां पर जो मैंने इस तरह से जो मैं लिख रहा हूं, यहां पर ये देखोगे नीचे, यहां पर ऐसे मैं कर रहा हूं, इसका मतलब यहां पर इक्वल मतलब हुआ, एक तरीके से समझ लो। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ, जो मैंने यहां पर इस तरह से लिख रहे हैं ना, यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर ऐसे नीचे लिख देते, ये इक्वल टू का साइन लग रहा होगा, यहां ध्यान से देखोगे तो अगर यहां पर ये साइन को अगर हम हटा दें, इस साइन को अगर मैं हटा दूं, ध्यान से समझना, अगर हम इस साइन को हटा देते हैं, इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का ये मतलब हुआ कि a जो है, अभी भी वही सेम चीज है कि a का हर एक एलिमेंट किसके पास है, b के पास है। a का हर एक एलिमेंट किसके पास है, b के पास है, लेकिन a और b एक दूसरे के इक्वल नहीं है, बस ये मतलब हुआ। तुम खुद से देख सकते हो कि a के पास तो 1 2 3 एलिमेंट है और b के पास क्या है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, मतलब b के पास ज़्यादा एलिमेंट है और a के पास कम एलिमेंट है। तो क्या a और b कभी भी इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो जब भी हम इस तरह से लिख रहे हैं, जब भी हम ऐसे करके लिख रहे हैं, a इस तरह से हम लिख दे रहे हैं, इस तरह से लिख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि a जो है वो b का सबसेट है, मतलब a का हर एक एलिमेंट किसके पास है, b के पास है, लेकिन a जो है वो b की इक्वल नहीं है, ये मतलब हुआ। तो इस बात का मतलब यही है, अगर तुम इसको ध्यान से समझना चाहोगे तो ये अल्टीमेटली यही चीज़ लिखा हुआ है कि a प्रॉपर सेट b का मतलब होता है कि a जो है वो b का सबसेट है एंड
ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है। यही सेम चीज़ मतलब हुआ। अल्टीमेटली ये चीज़ जो लिखा है, अल्टीमेटली इसका मतलब ये चीज़ है कि ए सबसेट है बी का, बट ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। मतलब डेफिनेटली बी का साइज ज़्यादा होगा ए से, मतलब बी के पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा ए से, है ना। मतलब बी के पास कुछ ऐसे एक्स्ट्रा एलिमेंट होंगे जो ए के पास नहीं है। जैसे यहाँ देखो कि बी के पास 4 और 5 दो एलिमेंट ऐसे हैं जो ए में नहीं है, मतलब डेफिनेटली बी का साइज क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी चीज़ को कहते हैं हम प्रॉपर सेट बोलते हैं। मतलब यहाँ पर ए जो होगा बी का क्या होगा, प्रॉपर सेट होगा। जैसे हम यहाँ पर लिखें, एक और एग्जांपल से तुम समझो अगर नहीं समझ में आया तो। जैसे मैं एक और लाइन लिखता हूँ यहाँ पे, ए इक्वल्स टू 1 2 3, और एक और मैंने यहाँ पर लिखा बी इक्वल्स टू 2 3 1। अगर मैं तुमसे बोलूं कि बताओ यहाँ पर कि ए जो है, क्या ए जो है वो बी का सबसेट है, तो बिल्कुल ए बी का सबसेट है। क्यों? क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट किसके पास है, देखो बी के पास है। जैसे ए के पास देखो 1 है तो देखो बी के पास भी 1 है, देखो ए के पास 2 है तो देखो बी के पास भी 2 है, देखो ए के पास 3 है तो देखो बी के पास भी 3 है। मतलब ए बी का सबसेट है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बट ए किसके इक्वल है, देखो यहाँ पर बट ए इक्वल्स टू बी। अगर ध्यान से देखोगे तो ए का सारा एलिमेंट बी के पास है, मतलब ए इक्वल्स टू बी है। इसका मतलब यही हुआ, क्या हुआ कि इस बात का ये मतलब हुआ कि ए जो है वो बी का प्रॉपर सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बी के पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है ही नहीं। इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि ए बी का प्रॉपर सेट तभी होगा जब ए बी का सबसेट हो और ए बी के इक्वल न हो। लेकिन यहां पर तो ए बी के इक्वल हो गया है, तो इस बात का यह मतलब है कि ए जो है वो बी का प्रॉपर सेट नहीं है। तो जब भी प्रॉपर सेट की बात आती है, इस बात का मतलब यही रहा होगा कि बी के पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट रहा होगा, मतलब बी की साइज जो होगी ज़्यादा होगी ए के साइज से, ठीक है। लेकिन ए का जो एलिमेंट होगा वो बी के अंदर से ही आएगा। मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है, आई होप ये बात तुम समझ गए होगे कि प्रॉपर सेट और सबसेट में क्या अंतर होता है, ठीक है, बढ़िया। अब अगर इतना बात तुम्हें समझ में आ गया, प्रॉपर सेट तुम्हें सबसेट मैंने बता दिया है, एक और वर्ड आता है सुपर सेट, तो इसको भी जान लो क्या होता है। सुपर सेट अगर तुम समझने की कोशिश करोगे ना, जैसे मैं बोलता हूं कि ए जो है वो बी का सबसेट है। अगर मैंने ये बोला कि ए जो है वो बी का सबसेट है, तो चलो इसको तो मैं क्या नाम दे दिया हूं, इसको तो मैं क्या कह रहा हूं, इसको तो मैं कह रहा हूं सबसेट। मतलब ए का तो नाम है कि ए सबसेट है बी का, लेकिन बी का क्या नाम है, तो इसी बी का नाम हमने कह दिया है सुपर सेट, और कुछ नहीं है। बस इसी को क्या कह दिया मैंने, सुपर सेट कह दिया है। मतलब अगर ए बी का सबसेट है तो बी इज कॉल्ड अ सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। मतलब अगर, ध्यान से समझना कि अगर ए सबसेट है किस चीज का, बी का, देन बी इज सुपर सेट ऑफ ए। तो ये सुपर सेट का साइन हो गया, यहां पे किसका साइन हो गया, सुपर सेट का साइन हो गया, ठीक है। P इज सुपर सेट ऑफ ए, तो ये सुपर सेट का इस तरह से साइन होता है। आई होप ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन अच्छी अच्छी बातें हैं, ठीक है। तो सुपर सेट भी तुम्हें समझ में आ गया, तुम्हें सबसेट भी समझ में आ गया है। अब एक हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं यूनिवर्सल सेट के बारे में, ठीक है। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्स से तुम समझ ही रहे होगे। जैसा ही यहाँ पर एक वर्ड दिख रहा है यूनिवर्स,
तो यूनिवर्स मतलब ये हो गया कि एक सबसे ज़्यादा, एक सबसे बड़ा सेट है ना, सबसे लॉन्गेस्ट सेट, उसी को कहेंगे हम लोग यूनिवर्सल सेट। जैसे मतलब जैसे अगर मैं तुम्हें इस तरह से समझाऊं कि अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे हमारे पास दो सेट है, मान लो 1 मिनट के लिए कि मेरे पास दो सेट है ए और बी, ये हमारे पास दो सेट है। मतलब हम एक सेट चैप्टर में मान लो दो सेट पर डिस्कशन कर रहे हैं, मेरी बात समझना ध्यान से। तो एक ऐसा सेट मान लो यू मान लिया मैंने, एक ऐसा सेट यू जो सुपर सेट हो, सुपर सेट हो किसका, ए का, और वही यू किसका सुपर सेट हो, बी का। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो वो ए हो वो सबसेट किसका हो, यू का भी हो, और बी जो हो वो भी किसका सबसेट हो, यू का हो। मतलब यू जो एक ऐसा सेट रहेगा जो जो सुपर सेट होगा सभी सेटों का, तो ऐसे सेट को हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट कहते हैं। मेरी बात याद रहेगा कि नहीं रहेगा, बताओ। ये बात क्लियर है इतना कि नहीं क्लियर है, बताओ भाई। कि ए सबसेट होगा यू का भी, और ऐसे बी भी जो होगा वो भी किसका सबसेट होगा, यू का भी। चाहे कितना भी सेट हम क्यों ना ले लें, यूनिवर्सल सेट सभी सेटों का सुपर सेट होता है, तो ऐसे सेट को हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है, आई होप ये बात तुम्हें समझ में आ गया। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख लूँ, ए इक्वल्स टू 1 2 3 ले लिया, ठीक है, और एक मैंने और बी सेट ले लिया 3 4 5 ले लिया। अब एक मैंने सेट इस तरह से लिख लिया यू 1 2 3 4 5 6, जितना भी ज़्यादा तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 9। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पर ए जो है, ए का जितना भी एलिमेंट है 1 2 3, देखो वो यू के अंदर है कि नहीं है, देखो है। ऐसे ही बी के जितने सारे एलिमेंट है, देखो यू के अंदर है कि नहीं है। मतलब ये जो यू है ये सबसे लॉन्गेस्ट सेट है, मतलब ए भी यू का सबसेट है, बी भी यू का सबसेट है, इसलिए हम कहेंगे कि यू जो है हमारा कैसा सेट है, यू हमारा एक यूनिवर्सल सेट है। क्या कह देंगे, यूनिवर्सल सेट कह देंगे। यूनिवर्सल सेट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, यूनिवर्सल सेट को हम लोग जनरली एस से डिनोट करते हैं, या फिर यू से डिनोट करते हैं, या फिर कहीं कहीं पे ओम से भी डिनोट करते हैं। ओम से भी डिनोट किया जा सकता है यूनिवर्सल सेट को। आई होप ये बात भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। लास्ट अब हम लोग देख लेते हैं पावर सेट के बारे में, और यही चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। इसी चीज़ के लिए हमने इतने पॉइंट्स को पढ़ा है कि सबसेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ पावर सेट को पढ़ने के लिए हमने इतना देर तक डिस्कशन किया, लगभग 43 मिनट्स हम लोगों ने डिस्कशन किया है। तो पावर सेट क्या होता है, तो इस चीज़ को ध्यान से समझना। सेट ऑफ, ध्यान से समझना, सेट ऑफ, पहले लिख देता हूं डेफिनेशन, सेट ऑफ all subsets, set of all subsets of a given set A, of a given set A is called power set of A, and it is denoted by P of A। इस तरह से डिनोट करते हैं। मतलब अल्टीमेटली क्या कहा गया है, अगर तुम ध्यान से समझोगे तो इसमें यह कहा गया है तुम्हें कि पावर सेट ऑफ ए में ऐसे ऐसे एलिमेंट होंगे x जो a का सबसेट हो। मतलब पावर सेट में a का जो पावर सेट हम निकालेंगे, a के पावर सेट में वो सारे एलिमेंट आएंगे। पावर सेट ऑफ a में, मैं ध्यान जो बोल रहा हूँ ना, बहुत ध्यान से सुनना, मैं ये कह रहा हूँ कि
जब हम पावर सेट लिखेंगे ना, उसमें ऐसे ऐसे सेट आएंगे जो ए का क्या हो, सबसेट हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल तुम देखो, ध्यान से एग्जाम्पल तुम देखना भाई और समझना चीज़ों को। जैसे मैंने ये लिखा, जैसे मैंने एक पहले सेट लिख लिया, एग्जाम्पल देखना, एक मैंने सेट लिखा 1 2 3। ठीक है, अब इस सेट के जितने भी सबसेट हो सकते हैं उन सारे सेट सबसेट्स को हम लिख लेते थे 1 बाई 1। तो देखो याद रखना कि जो एम्प्टी सेट होता है ना, वो सभी सेट का सबसेट होता है। तो पहला तो सबसेट ये हो गया कि जो फाई है, एम्प्टी सेट है, वो हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। इसमें कोई दिक्कत, क्योंकि फाई के पास कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। एम्प्टी सेट के पास तो कोई भी एलिमेंट नहीं होता है ना। और जब कोई एलिमेंट होता ही नहीं तो चेक क्या करेंगे हम। तो इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हम कह सकते हैं कि फाई जो होता है, मतलब एम्प्टी सेट जो होता है, वो हर एक सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। ऐसे ही हम देखो यहाँ पर एक और मैंने सेट लिखा 1, ये मैंने लिखा सेट 1 लिखा। देखो मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 लिखा है। कर्ली ब्रैकेट मैंने क्यों लगाया है, कर्ली ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया है कि वो एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। मैंने बताया था ना रोस्टर फॉर्म में मैंने बताया था कि सेट को हमेशा किस फॉर्म में लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट के फॉर्म में लिखते हैं। उसके अंदर जो चीज़ लिखा रहता है दैट शोज एन एलिमेंट, वो एक एलिमेंट को दिखाता है। तो देखो ये जो सेट मैंने लिखा है, ये जो मैंने सेट लिखा है, और इस सेट के पास जो एलिमेंट है वो 1 है। तो क्या मैं पूछूं कि क्या ये जो सेट है, क्या वो ए का सबसेट है कि नहीं है। ए का मतलब याद है ना, ए का मतलब है 1 2 3, जो मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा है। क्या देखो, क्या इस सेट के पास जो एलिमेंट है 1, क्या ये 1 इस सेट ए के पास है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पर मेरे भाई मेरे, देखो है यहाँ पर। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सेट 1 है वो कंटेन कर जाता है किसके अंदर, ए के अंदर। मतलब सेट 1 जो है वो सबसेट है ए का। ऐसे ही अगर मैं तुम्हें कहूँ कि यहाँ पर 2 लिख दिया, ये जो सेट है क्या वो भी ए का सबसेट है। तो हाँ भाई मेरे, ये भी ए का सबसेट है। ऐसे ही तुम और बताओ, ऐसे ही तुम देखो 3, क्या 3 भी ए का सबसेट है। तो हाँ 3 भी ए का सबसेट है कि नहीं है, बताओ। अगर मैं तुमसे कहूँ ये सेट को देखो 1 2, क्या 1 2 भी ए का सबसेट है। तो बोलेंगे हाँ ये भी 1 2 भी ए का सबसेट है, कि इस सेट के पास एलिमेंट कौन कौन है, 1 है और 2 है, और ए के पास कौन एलिमेंट है, 1 और 2 है। मतलब सेट ये जो 1 2 है, इसके सारे के सारे एलिमेंट जो है वो सेट ए में कंटेन कर रहे हैं। बोले बिल्कुल। ऐसे ही मैं तुम्हें कहूँ 2 3, क्या ये जो सेट है, क्या ये भी सेट ए का सबसेट है। तो बोलेंगे हाँ ये भी सेट ए का सबसेट है। ऐसे ही और बताओ 1 3, ये भी जो सेट है ये भी किसका सबसेट है, ए का सबसेट है। और ऐसी लास्ट 1 2 3 जो खुद ए है, ये खुद ए है, तो खुद का सबसेट होता है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट जो होता है खुद का सबसेट होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर तुम काउंट करोगे कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल सबसेट्स आए हैं सेट ए के। तो जब इन सभी सबसेट्स का अगर हम सेट बना देते हैं, इसी को कहते हैं पावर सेट। इसी को क्या कहेंगे, पावर सेट कहेंगे भाई मेरे। तो पावर सेट में क्या क्या हो जाएगा बताओ, पावर सेट ऑफ ए। तो हमारे पास पहला सबसेट था 5 को लिख लिया कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ऐसे ही एक और सेट था 1, एक और सबसेट्स था 2, ऐसे ही एक और सबसेट्स था 3, एक और सबसेट्स था 1 2, ऐसे ही 2 3 है कि नहीं है, बताओ। और बहुत सारे सबसेट्स थे, और बताओ कौन कौन से थे।
तो ऐसे ही आपके पास 1,3, ऐसे ही आपके पास यहाँ है 1,2,3। तो ये हमने सबसेट्स का सेट बना दिया। इसी को कह दिए हैं हम लोग, इसी को क्या कह देंगे, इसी को कह देंगे हम लोग पावर सेट, है ना। इसी चीज को क्या कह देंगे भाई मेरे, पावर सेट कह देंगे। इसी चीज को कह देंगे हम भाई मेरे पावर सेट। ठीक है, बढ़िया। तो पावर सेट मतलब होता है सभी सेटों सभी सबसेट्स का सेट। अच्छा, अब मैं तुमसे यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट पूछना चाहता हूँ। छोटा सा पॉइंट ये है कि इस सेट के पास कितने एलिमेंट हैं। तो तुम्हें बताया है अभी मैंने, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, पांचवा एलिमेंट, छठा एलिमेंट, सातवां, आठवां, 8 एलिमेंट है। कोई ऐसे काउंट नहीं कर रहा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कोई ऐसे काउंट नहीं कर रहा ना, बिल्कुल नहीं करना है, बहुत गलत बात है ये। अगर आप ऐसे काउंट कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के मैंने बताया था ना, एलिमेंट्स जो होते हैं हमेशा कॉमा से सेपरेटेड होते हैं। तो देखो ये 5 है, देखो फिर कॉमा लगा यहाँ पर, देखो यहाँ 1 लिखा है, फिर यहाँ पर कॉमा लगा है, फिर यहाँ 2 लिखा है, फिर कॉमा 3, फिर यहाँ पे 1,2, फिर कॉमा, फिर 2,3, फिर कॉमा, फिर 1,3, फिर कॉमा 1,2,3। यहाँ पर इस सेट के जो एलिमेंट है ना वो खुद एक सेट है, ये अलग चीज़ है। देखो इस सेट का जो एलिमेंट है, देखो खुद एक सेट है, ये भी 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 एक सेट है, ये भी एक सेट है ना। मतलब इस पावर सेट ऑफ ए के जितने भी एलिमेंट है खुद एक सेट है ना। तो भले एक सेट है लेकिन वो एक एज अ एलिमेंट की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पर, तो एक एलिमेंट की तरह काउंट करेंगे, ना कि हम उसके अंदर जा करके एलिमेंट बताएंगे। हाँ, इस सेट का वो एलिमेंट है 1,2,3, इस सेट का एलिमेंट है, लेकिन इस पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट ये पूरा है, ये मतलब ये एक ही एलिमेंट काउंट होगा, न कि 3 एलिमेंट काउंट होगा। ये तो इस सेट का 3 एलिमेंट है, लेकिन इस पावर सेट ऑफ ए के लिए ये एक एलिमेंट की तरह काम करेगा। बात समझ रहे हो ना। जैसे एक फैमिली के अंदर 4 मेंबर होंगे, लेकिन जब हम बात करेंगे, जब फैमिली की बात करेंगे तो फैमिली एक ही होगा, उस फैमिली के अंदर 4 मेंबर होंगे, वो अलग चीज़ है। इसी तरीके से इस सेट के पास 3 मेंबर है, लेकिन इस पावर सेट के लिए ये एक मेंबर की तरह काम कर रहा है, एक फैमिली की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ऐसे सेट को जिसके सारे एलिमेंट सेट हों, मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक ऐसा सेट जिसके सारे के सारे एलिमेंट एक सेट हो, ऐसे सेट को हम कहते हैं सेट ऑफ सेट्स भी बोलते हैं। तो जब कहा जाता है सेट ऑफ सेट्स, कहने का मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ सेट्स कहने का मतलब ये होता है कि कोई एक ऐसा सेट जिसके सारे के सारे एलिमेंट खुद कैसे हो, एक सेट हो, उसको कहते हैं हम लोग सेट ऑफ सेट्स बोलते हैं। ठीक है, इतना बात क्लियर है? बोले बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़िया। अब ध्यान से सुनना एक बात, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, और वो छोटे छोटे पॉइंट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। पहला पॉइंट कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कहने का मतलब कि अगर ए के पास, मतलब जो सेट ए है, अगर उस सेट ए के पास मान लो m एलिमेंट्स है, सेट ए के पास कितने एलिमेंट है, m एलिमेंट्स है, देन जो पावर सेट बनेगा, मतलब उस सेट ए के जितने भी सबसेट होंगे उन सभी सबसेट्स का जो सेट बनेगा उसके पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो याद रखना वो एलिमेंट हो जाएंगे 2 टू दी पावर m हो जाएंगे। अभी अभी तुमने देखा भी होगा यहाँ पर, अगर ये चीज़ को गौर किए हो तो देखो यहाँ पर इस सेट ए के पास कितने एलिमेंट थे,
इस सेट के पास देखो कितने एलिमेंट्स थे, इस सेट ए के पास, इस सेट ए के पास 3 एलिमेंट थे। तो देखो तो पावर सेट के पास कितने एलिमेंट आए हैं, तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 2 टू दी पावर 3 दिख रहा है, 2 टू दी पावर 3। यही मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर ए के पास m एलिमेंट्स है तो जो पावर सेट होंगे उसके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे 2 टू दी पावर m होंगे। या फिर तुम ऐसे भी कह सकते हो कि किसी भी सेट के पास अगर किसी भी सेट के पास m एलिमेंट्स है तो कितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे, तो 2 टू दी पावर m बनेंगे, ऐसे भी तुम कह सकते हो। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर लिखा गया है कि अगर a के पास m एलिमेंट है तो पावर सेट के पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वो 2 टू दी पावर m होगा। ठीक, बढ़िया। दूसरा पॉइंट इसी में ये पूछा जा सकता है कि बताइए नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स कितने होंगे। तो अगर इसमें पूछा जाता है कि नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी कहने का मतलब क्या होता है, जो खाली नहीं है, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ ए, तो कितना हो जाएगा। अभी मैंने तुम्हें बताया था कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स दो हो जाते हैं आपके पास 2 टू दी पावर है। अभी मैंने तुम्हें बताया कि वो कितने हो जाते हैं, 2 टू दी पावर m हो जाते हैं। एक मिनट, तो अभी मैंने तुम्हें बताया टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाते हैं, 2 टू दी पावर m। लेकिन हमसे क्या कहा गया, हमसे कहा गया है नॉन एम्प्टी सबसेट्स। तो ध्यान से देखो कि एक उसमें एम्प्टी सबसेट्स था, याद करो उसमें एक एम्प्टी सबसेट्स था। एक मिनट, देखो यहाँ पर एक तुम्हें एम्प्टी सबसेट भी दिखाई दे रहा होगा, कहाँ दिखाई दिया, यहाँ पर देखो 5 एक एम्प्टी सबसेट था। लेकिन तुमसे पूछा गया है नहीं, मुझे वो सबसेट बताइए, हमें वो सबसेट बताइए जो क्या हो, नॉन एम्प्टी सबसेट्स हो। तो जब भी नॉन एम्प्टी सबसेट पूछा गया है तो उस टाइम पर हमें एक क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो अगर हमसे पूछा जाता है नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स बताओ ए का, तो क्या होगा, 2 टू दी पावर m होगा। और ये तो मैंने पहले ही बता दिया ये पॉइंट कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा ऑफ ए, तो ये मैंने पहले ही बता दिया कि 2 टू दी पावर m होगा, है ना। जितना पावर सेट के पास एलिमेंट होगा उतना ही तो नंबर ऑफ सबसेट होगा, क्योंकि पावर सेट जो होता है वो तो सबसेट से ही तो बनता है कि नहीं है, बताओ। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं तुमसे कह देता कि तुम मुझे बताओ नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स बताओ, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए, ये बताओ, तो वही बात है, प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होगा कि पूरे में से जो कंप्लीट a इक्वल्स टू बी वाला होता है ना, याद है ना, a सबसेट हो b का लेकिन a इक्वल्स टू b ना हो, मतलब a खुद का सबसेट तो होता है ना, वो केवल माइनस करना होगा, मतलब ये वाला केस माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो ये वाला केस हमें माइनस करना पड़ेगा, ये वाला केस माइनस करना, क्योंकि ये देखो ये सबसेट है लेकिन ये प्रॉपर सेट, ये क्या कहेंगे कि ये जो है ये हमारे पास सबसेट तो है लेकिन ये प्रॉपर सेट नहीं है, क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम चीज़ लिखा है। तो प्रॉपर सबसेट पूछा गया था, इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ से जो इक्वल वाला केस था वो हमने माइनस कर दिया। तो एक ऐसा था इसलिए हमने -1 कर दिया। आई होप ये बात तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अब अगर इतना बात क्लियर है ना, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और जो मैं क्वेश्चन लूँगा वो क्वेश्चन जो होगा क्या होगा बताओ, कि
जेई के कुछ क्वेश्चंस लूँगा मैं, लेकिन जेई के क्वेश्चंस लेने से पहले एक छोटा सा, एक हल्का सा क्वेश्चन ले लेता हूँ, जिससे कि आपका मोरल बना रहे। तो एक क्वेश्चन जो है हमारे पास, नंबर ऑफ द प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए बी सी। तो आप इसका आंसर मुझे बताइए क्या आ रहा होगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, नंबर ऑफ द प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए। तो बताओ यहाँ पर कि ए के पास एलिमेंट कितने हैं। पहले तो ये देख के बताओ कि ए के पास जो है वो 3 एलिमेंट है, ए बी सी 3 एलिमेंट है। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया प्रॉपर सबसेट्स। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया प्रॉपर सबसेट्स पूछा गया। तो जब हमसे प्रॉपर सबसेट्स पूछा गया है तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स इक्वल्स टू 2 to the power 3 -1 करना पड़ेगा, जो पूरा का पूरा कंप्लीट जो हो जाता था वो। तो 2 to the power 3 हो जाएगा तो 8 -1, सो दैट विल बी कितना, 7। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, चलो करके दिखाओ। क्वेश्चन दूसरा कि द कार्डिनलिटी एक मिनट, द कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ 5, ये पूछा गया है। तो पहले तो तुम सिर्फ इस पर ध्यान दो, पावर सेट ऑफ 5 पर ध्यान दो। 5 का मतलब पावर सेट कितना होगा, मतलब आपको ये बताना है कि पावर सेट ऑफ 5 के पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो याद करो, मैंने बताया था कि पावर सेट ऑफ ए के पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो कितने होते हैं, 2 to the power m। m का मतलब क्या होता है कि ए के पास कितने एलिमेंट हैं। तो बताओ यहाँ पर देख करके कि 5 के पास कितने एलिमेंट होते हैं। तो 5 के पास तो 0 एलिमेंट होते हैं, तो उसके पावर सेट के पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, 2 to the power 0 मतलब 1। मतलब ये तो क्लियर हो गया है कि पावर सेट ऑफ 5 के पास जो होंगे 1 एलिमेंट होंगे। ठीक है, मतलब पावर सेट ऑफ 5 के पास कितने एलिमेंट होंगे, 1 एलिमेंट होंगे। ये बात तो तुम्हें क्लियर हो गया। अब तुमसे ये पूछा गया था कि n ऑफ, अब ये बता दो, पावर सेट ऑफ 5। अब अभी मैंने बताया है कि पावर सेट ऑफ 5 के पास, इसके पास कितने एलिमेंट है। अभी मैंने बताया कि इसके पास जो अभी एलिमेंट है कितने एलिमेंट है बताओ। इसके पास 1 एलिमेंट है, इस पावर सेट ऑफ 5 के पास 1 एलिमेंट है। तो पावर सेट ऑफ 5 के पास कितने एलिमेंट होंगे, 2 to the power 1, क्योंकि इसके पास तो 1 ही एलिमेंट है। तो अगर इसके पास 1 एलिमेंट है तो जो उसके हेल्प से जो पावर सेट बनेगा उसके पास 2 to the power 1 एलिमेंट होंगे। तो मतलब हो गया 2 एलिमेंट। मतलब इसके पास तो 2 ही एलिमेंट है, मतलब पावर सेट ऑफ 5 निकालेंगे तो 2 एलिमेंट है। तो अब हमसे पूछा गया था कि पावर सेट ऑफ 5, तो उसके पास कितने एलिमेंट हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 2 to the power 2। 2 to the power 2 कहने का मतलब 4। तो इसके पास मतलब पावर सेट ऑफ 5 की जो कार्डिनलिटी होगी दैट विल बी 4। आई थिंक ये तुम बात समझ गए होगे, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम है तो भाई बताना, मैं ज़रूर बता दूंगा कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है, लेकिन आई होप समझ गए होगे। अगर समझ गए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को क्या कर दो, लाइक कर दो। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन है, कहा गया है कि सेट ए हैज़ m एलिमेंट्स एंड सेट बी हैज़ n एलिमेंट्स। तो ध्यान से समझना
कि एक सेट ए है और इस सेट ए के पास कितने एलिमेंट्स है, m एलिमेंट्स है। इसी तरीके से कहा गया कि एक सेट बी है, इस सेट बी के पास कितने एलिमेंट्स है, n एलिमेंट्स है, तो 2 सेट है। अब कहा गया यहाँ पर कि इफ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए के पास जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स है, सेट ए के पास जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स है, ये क्या कहा गया है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो है ए के पास, ये कहा गया है कि एक 112 मोर है, 112 ज़्यादा है, 112 मोर है दैन किससे, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी। मतलब जो सेट ए के पास जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट है वो 112 ज़्यादा है किससे, सेट बी के सबसेट से। तो पूछा गया है कि m और n का प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी। ये जेईई मेन 2024 में पूछा गया है, 24 में नहीं, ये 20 में क्वेश्चन पूछा गया है। और 24 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन वो डिस्टेंस 24 में, हाँ 24 में क्वेश्चन पूछा गया जो डिस्टेंस का यूज करके पूछा गया है। वो क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे दूंगा आपको, ठीक है। एकदम डिट्टो, एकदम यही सेम लाइन लिखा हुआ है। पहले तो तुम इसको समझ लो कि क्या लिखा है, पहले इस क्वेश्चन को तो तुम समझ लो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो अभी बताओ कि सेट ए के पास अगर m एलिमेंट है तो बताओ सेट ए के पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे। तो अभी अभी मैंने बताया था कि अगर सेट ए के पास m एलिमेंट है तो सेट ए के पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2m हो जाएंगे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल याद आ रहा है, बिल्कुल याद आ रहा है कि अगर सेट ए के पास m एलिमेंट है तो सेट ए के जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे वो 2m होंगे। अब ये जो कह रहा था कितना ज़्यादा है, वो कह रहा था 112 ज़्यादा है। क्या कह रहा था? 112 ज़्यादा है, ठीक है। 112 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट बी। और सेट बी के पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे? n थे। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन जाएंगे? 2n। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया है 2m इक्वल्स टू 112 प्लस 2n, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? इक्वेशन एक है और वेरिएबल दो है, तो ध्यान से समझना कैसे सॉल्व हो जाएगा बहुत ईजिली। 2m, ये प्लस 2n को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस 2n, और ये लिखा है 112। 112 का हम प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 112 का अगर हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 5 6 हो जाएगा, 2 तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा, है ना। मतलब इसको लिख सकते हैं 28 गुना 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। इसको हम लिख सकते हैं 28 गुना 4 लिख सकते हैं। ध्यान से समझना भाई मेरे, ध्यान से समझना भाई मेरे, कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? 28 गुना या 4 गुना 28 लिख लेते हैं। 28 को खुद हम लिख सकते हैं 14 गुना 2 लिख सकते हैं। 28 को खुद हम लिख सकते हैं 14 गुना 2 लिख सकते हैं। 14 गुना 2 है कि नहीं है? बताओ, ये बात ठीक है। और 14 को मैं खुद लिख सकता हूँ, 14 को मैं खुद क्या लिख सकता हूँ? 7 गुना 2 लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 7 गुना 2 मतलब 7 गुना 4, इसको लिख सकते हैं 7 गुना 4, ये हम लिख सकते हैं। अब 4 गुना 4 को क्या लिख सकते हैं? 16, 7, है ना। 4 गुना 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 16 लिख सकते हैं। मतलब अल्टीमेटली हो गया ये 16 गुना 7 हो गया। ध्यान से समझना भाई, 16 गुना 7। और 7 को क्या लिख सकते हैं? 8 माइनस 1 लिख सकते हैं। 7 को लिख सकते हैं ना, 8 माइनस 1 लिख सकते हैं। 8 में से 1 जाए तो 7 ही तो बचेगा। अब इस 16 को मैं ऐसे लिख लेते हैं 2 और 8 को ऐसे लिख लेते हैं 2 लिख सकते हैं। तो अब ये 2 को तो 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 और जब 2 को जब हम 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तो देखो यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देख रहे होगे तो तुम्हें एक चीज़ तो समझ में आ गया है। अब एक चीज़ तुम्हें क्या समझ में आ गया है यहाँ पर, कि m का काम कौन कर रहा है। यहाँ देखो, यहाँ है 2 माइनस 2 ये किसके इक्वल आ गया है? 2 माइनस 2 के। मतलब हम कह सकते हैं कि जो m होगा दैट विल बी 7 और जो n होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 4। तो m इंटू n जब निकालेंगे तो हो जाएगा 7 4 28। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा?
28 हो जाएगा। तो ये हमारा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन जेईई मेन 2020 में पूछा हुआ है। तो बताओ, जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था क्या उससे ये क्वेश्चन आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया ना। तो मैं इसलिए मतलब मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ कि जो जेईई के जो क्वेश्चन होते हैं ना बहुत ईजी होते हैं, बहुत ईजी होते हैं। क्यों मैं कह रहा हूँ ईजी होते हैं? सिर्फ इस एक क्वेश्चन को मैं देख करके नहीं बोल रहा हूँ, मैं सारे क्वेश्चंस को मैं देख करके बता रहा हूँ। मैंने 25 क्वेश्चंस देखता हूँ तो उसमें मुझे लगता है कि 20 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत ईजी होते हैं, ईजी टू मॉडरेट होते हैं, है ना। अगर बच्चा सही से अगर क्वेश्चन सॉल्व करके जाता है ना तो आराम से, मतलब 25 में आराम से 20 क्वेश्चंस ईजिली वो कर सकता है। 5-6 क्वेश्चंस भाई टफ आ सकते हैं, है ना, लेकिन 20 क्वेश्चंस भाई बहुत ईजी होते हैं। इसी टाइप के होते हैं, लॉलीपॉप क्वेश्चंस टाइप होते हैं, जो मतलब तुम अगर मेहनत करके जा रहे हो ना बिल्कुल बन जाएगा, है ना। और तुम रैंक तुम ला सकते हो, है ना, रैंक तुम ला सकते हो। बस तुम्हें क्या करना है, बस तुम्हें हमारे वीडियो को फॉलो करना है, बस तुम्हें रेगुलर देखना है। जो मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ ना, उस तुम होमवर्क को बहुत शानदार तरीके से तुम सॉल्व करना। अगर तुम होमवर्क को बहुत रेगुलरली तुम सॉल्व करते हो, जो तुम डीपीपी सॉल्व कर रहे हो, है ना, जो भी तुम बुक को फॉलो कर रहे हो, तो अगर उसको तुम रेगुलरली बनाते हो ना और वीडियो को रेगुलरली अगर तुम देख रहे होते हो ना, तो तुम्हारा 80 से 90% तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। तुम आराम से 20 क्वेश्चन तो ईजिली तुम कर सकते हो। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ और इसी से एकदम रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको तुम सॉल्व करके बताना, ठीक है। मैं ये होमवर्क दे के जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ज़रूर इसको ट्राई करना तुम। ये हमारे लिए होमवर्क रहेगा। तो भाई मेरे ये हमारे लिए होमवर्क है और ये इस होमवर्क में जो अभी अभी मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, वो इसी से एकदम डिट्टो वही सेम टू सेम लाइन लिखा हुआ है। बस इसमें तुम्हें क्या पता करना है, इसमें तुम्हें डिस्टेंस पता करना है। डिस्टेंस पता करने के लिए तुम्हें m और n की वैल्यू निकालनी है। जैसे अभी जस्ट मैंने जो m और n की वैल्यू निकाली है ना, ऐसे ही m और n की वैल्यू निकलेगा। जैसे ही m और n की वैल्यू निकलेगा तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अगर तुम ध्यान से समझ रहे हो तो तुम्हें ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आ जाएगा यहाँ पर, और जैसे ही पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आ जाएगा और ये पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट तुम्हें पहले से दिया गया है, तो हमें क्या करना होगा, फिर हमें जस्ट सिंपली क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है जो तुमने क्लास 10th में पढ़ा था कि √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो वो वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे ना तो तुम्हारा यहाँ पर कोई ना कोई ऑप्शन आ जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है ना, तुम इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2024 में पूछा गया है। मैं ज़रूर इस क्वेश्चन को जो अगला वाला जो लेक्चर आएगा उसमें मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा, लेकिन तुम ज़रूर इसको ट्राई करना है एक बार, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये कि अगर तुम्हें इस क्लास की पीपीटी तुम्हें चाहिए तो तुम टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो तुम वहाँ से जा सकते हो उस टेलीग्राम चैनल पर। तो और भी कुछ बातें अगर तुम्हें बतानी हो मुझे तो तुम कमेंट कर सकते हो, है ना, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी तुम बता सकते हो कि हाँ सर इसमें मेरे को डाउट हो रहा है। मैं ज़रूर उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।